हल्का सा ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं कल जो हमने किया था। लोकसभा कितनी सीट्स होती है लोकसभा की? 545। ठीक है, लोकसभा में से जो रूलिंग पार्टी होती है, लोकसभा में से रूलिंग पार्टी मतलब वो पार्टी जिसको मेजॉरिटी सीट मिलते हैं, उस पार्टी की क्या बनती है? गवर्नमेंट बनती है, सरकार बनती है। ठीक है, और उसी पार्टी का जो लीडर होता है वो क्या बनता है? क्या बनता है? पीएम, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और इसी पार्टी में से जिसका ये लीडर होता है, इसी पार्टी में से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी ड्रॉ किया जाता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती है उनसे क्या बनता है? कैबिनेट। तो कैबिनेट मिनिस्ट्री बनती है, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट जो है ये एज एग्जीक्यूटिव काम करती है। और लोकसभा जो है ये किसका पार्ट है? लेजिस्लेचर का। ठीक है, लोकसभा में होता क्या है, यहाँ पे लॉज पास किए जाते हैं। अब दूसरे हाउस पे आते हैं। सेकंड हाउस है हमारे पास राज्यसभा। ध्यान से समझना, ये ना बहुत कंफ्यूजिंग है कि राज्यसभा क्या है, लोकसभा से क्या डिफरेंस है, राज्यसभा में कैसे इलेक्शंस होती है। तो ध्यान से समझो। पहली बात, राज्यसभा की मेंबरशिप कितनी है? 250। ये सिंपल 250। अब राज्य, राज्य का मतलब क्या होता है? स्टेट। तो जैसे लोकसभा को हम बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल, इसको हम बोलते हैं हाउस ऑफ स्टेट्स। लोकसभा में किसकी रिप्रेजेंटेशन है? लोगों की। लोग अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर रहे हैं, वो आगे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोकसभा में। लेकिन यहां पे लोगों की रिप्रेजेंटेशन नहीं, यहां पे स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अब यहां पे इलेक्शंस कैसे होती हैं? इनडायरेक्ट इलेक्शंस होती है। डायरेक्ट इलेक्शंस का मतलब क्या होता है? इसमें लोग वोट करते हैं। अब इनडायरेक्ट का मतलब क्या है? जिनको लोगों ने वोट किया है उन्होंने आगे वोट किया है। ठीक है, इनडायरेक्ट का मतलब जिनको लोगों ने वोट किया उन्होंने आगे वोट किया। हम किसको वोट करते हैं? एमपी एमएलए को, वो आगे वोट करेंगे। लेकिन इसमें वोट कौन करता है? अब ये 250 सीट्स जो हैं इसको अगेन स्टेट्स में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ हाउ पॉपुलेशन। जिस स्टेट में ज्यादा पॉपुलेशन उसके पास ज्यादा सीट्स। ठीक है, जैसे 250 सीट्स को हमने सारे स्टेट्स में डिवाइड कर दिया। अब लोकसभा के लिए हमने अगेन सीट्स को स्टेट्स में डिवाइड किया था, लेकिन उन सीट के ऊपर वोटिंग कौन कर रहा था? लोकसभा में पीपल। अब यहां पे वोट कौन करता है? याद रखना, एमएलएस ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट। ठीक है, मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, समझ आ जाएगा। 250 सीट्स को सारे स्टेट्स में डिवाइड किया। एग्जांपल लेते हैं, चलो हम पंजाब का। सारी स्टेट्स का कोटा है, ठीक है, राज्यसभा में। अब पंजाब की राज्यसभा में 4 सीट्स। पंजाब की लोकसभा में कितनी सीट्स थी? 13। इन 13 सीट्स के ऊपर वोट किसने किया? पंजाब के लोगों ने। अब ये जो 4 सीट्स है, ये 4 सीट्स के ऊपर वोट कौन करेगा? मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। याद रखना। अब पंजाब में लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने मेंबर्स हैं? 170। पंजाब की विधानसभा में, पंजाब का स्टेट लेजिस्लेचर। कल हमने 2 लेजिस्लेचर किए थे, सेंट्रल लेजिस्लेचर एंड स्टेट लेजिस्लेचर। सारी स्टेट में अपना अपना लेजिस्लेचर है। ऐसे पंजाब में विधानसभा में 117 मेंबर है। ये 117 मेंबर वोट करते हैं किन के लिए? इन 4 के लिए। अब इन 117 को वोट किसने दिया हुआ है? पंजाब के लोगों ने। अब पंजाब के लोगों ने इनको वोट दिया, इन्होंने इनको वोट दिया, तो ये हुई इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, लेकिन ये जो 13 सीट्स थी लोकसभा की, इसमें लोग वोट कर रहे हैं, तो लोकसभा में क्या हो गई? डायरेक्ट इलेक्शन हो गई। बस ये डिफरेंस है। ठीक है, लोकसभा हाउस ऑफ पीपल, राज्यसभा हाउस ऑफ स्टेट्स। हर स्टेट के अपनी अपनी सीट्स है। जैसे हिमाचल की पता नहीं 3 सीट्स है। अब हिमाचल में विधानसभा में 68 सीट्स है, तो वो 68 मेंबर जो वोट करते हैं उन 3 सीट्स के लिए। क्लियर? ये 13 सीट्स जो हैं ये लोकसभा में, पंजाब का कोटा है लोकसभा में, आउट ऑफ टोटल 545 सीट्स। ये 117 सीट्स पंजाब की अपनी विधानसभा में। ठीक है, विधानसभा वो जहां से चीफ मिनिस्टर बनता है, लोकसभा वो जहां से प्राइम मिनिस्टर बनता है। ये सेंटर है, ये स्टेट है।
ये जिसकी बात कर रहे हैं हम, राज्यसभा में कुछ नहीं बनता। राज्यसभा में क्या है, सिर्फ जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेज रही है। ये स्टेट गवर्नमेंट है ना, तो एक एग्जांपल लिया हमने, 28 स्टेट है, 28 के 28 स्टेट में अपनी विधानसभा होगी, उन सबने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा हुआ है वहां पे इंडायरेक्ट इलेक्शन करके। उनका रोल क्या है, अब ये जो राज्यसभा के 250 मेंबर्स हैं, इनका रोल क्या है, ये तो लेजिस्लेचर का पार्ट है ना, तो इनका रोल क्या होगा, लेजिस्लेचर का जो काम है, क्या काम है, लॉ मेकिंग का। वहां जाके लॉ बनाएंगे, मैं बताऊंगा लॉ कैसे बनता है, क्या रोल रहता है उनका। ये समझ आया इतना, नहीं समझ आया, नहीं समझ आया, दसो। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। आज जड़ियां 4 सीट्स आ भी एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा के मेंबर भी एमपी है, राज्यसभा के मेंबर भी एमपी है, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा दोनों पार्लियामेंट का पार्ट है। ठीक है, और कोई डाउट हो तो बताओ, बहुत सारे डाउट आते हैं इसमें। क्लियर, पक्का। अब राज्यसभा का ड्यूरेशन क्या होती है, लोकसभा की ड्यूरेशन क्या होती है, पहले ये बताओ। 5 इयर्स, 5 साल के बाद इकट्ठे आते हैं, ये इकट्ठे जाते हैं, मतलब सबके 5 इयर्स है। ठीक है, राज्यसभा की 2 इयर्स, मतलब 2 साल बाद दोबारा इलेक्शन होती है। बिल्कुल सही। तो अगर हम बोले कि राज्यसभा का क्या टेन्योर है, राज्यसभा का कोई टेन्योर नहीं है। राज्यसभा इज अ कॉन्टिन्यूइंग हाउस, जो 1952 में बना था तब से लेके आज तक चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं। आफ्टर एवरी 2 इयर्स 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं और नए आ जाते हैं। ठीक है, जो एक एमपी होता है ना, 1 एमपी, इसका टेन्योर 6 इयर्स होता है। तो एक एमपी, अब जरूरी नहीं है कि सारे साथ में आए हैं। मान लो मैं आज राज्यसभा गया हूं, आप मेरे से 2 साल बाद आए हो, वो आपसे 2 साल बाद आए, तो मैं पहले रिटायर होऊंगा, आप मेरे से 2 साल बाद रिटायर हो गए अपने 6 साल पूरे करके, आप 2 साल बाद रिटायर हो गए 6 साल पूरे करके। तो हर 2 साल के बाद रिटायरमेंट्स होती हैं उन लोगों की जिनका 6 साल पूरा हो चुका है, और हर 2 साल बाद नए मेंबर्स आते हैं, उनका जीरो से टाइम पीरियड स्टार्ट होता है। तो अलग अलग टाइम पे आ रहे हैं, अलग अलग टाइम पे जा रहे हैं, हाउस चलता आ रहा है कंटिन्यूअसली। ठीक है, लेकिन लोकसभा में क्या है, सारे एक साथ आए, सारे एक साथ चले। क्लियर है। अब यहां पे जो स्टेट में पार्टी होगी, वही पार्टी अपने मेंबर्स को इलेक्ट करेगी ना राज्यसभा में। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट के लिए बहुत जरूरी है सेंटर में भी उसकी सरकार हो, स्टेट में भी उसकी सरकार हो। जैसे आज से 4-5 साल पहले क्या था कि बीजेपी की गवर्नमेंट थी सेंटर में, लेकिन स्टेट्स में उसकी गवर्नमेंट नहीं थी। तो अगर स्टेट में गवर्नमेंट नहीं है, तो मतलब राज्यसभा में उसकी सरकार नहीं है। अगर स्टेट्स में बीजेपी होगी तो बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव भी आएंगे ना राज्यसभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से भी। लेकिन अब आज के टाइम पे ऐसा है कि काफी सारी स्टेट्स में बीजेपी की गवर्नमेंट आ चुकी है, और वो अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज रहे हैं। जैसे पंजाब में आम आदमी पार्टी आई, तो पंजाब से उन्होंने राघव चड्डा को भेजा। हरभजन सिंह जो क्रिकेटर है, वो पंजाब से राज्यसभा का एमपी है। ठीक है, लोगों ने नहीं इलेक्ट किया क्योंकि इनडायरेक्ट इलेक्शन है। ठीक है, इन 117 लोगों ने इलेक्ट किया। समझ आया। देखो, लीडर ऑफ हाउस, लोकसभा, राज्यसभा। हाँ हाँ, सब बनाऊंगा, आप टेंशन मत लो, नोट्स की टेंशन मत लो। ये क्या हो गया इधर, लोकसभा का जो लीडर होता है उसको हम बोलते हैं स्पीकर। सुना होगा आपने, स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, इज द लीडर या फिर प्रेसिडेंट ऑफ द हाउस। ठीक है, ये मतलब हेड है पूरे हाउस का, सारे डिसीजन यही लेता है हाउस में। जब आप देखो टीवी में जब डिबेट चल रही होती है, तो लोग इसी को एड्रेस करके बात करते हैं। इवन प्राइम मिनिस्टर भी इसी को एड्रेस करके बात करता है, अध्यक्ष महोदय। ये डिसाइड करता है कि किसको कितना टाइम मिलेगा बात करने के लिए। ठीक है, अब ये स्पीकर जो है ये कौन होता है, ये लोकसभा का ही एक मेंबर होता है। जब लोकसभा बन के आती है, तो लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो अपने आपस में वोटिंग करते हैं, उसमें से एक बंदा जो है वो स्पीकर बन जाता है। ठीक है, ही इज चोजन फ्रॉम अमंग्स द मेंबर। ठीक है, अब दूसरी जगह राज्यसभा में कौन होता है, राज्यसभा में स्पीकर नहीं होता, राज्यसभा में चेयरमैन होता है। लोकसभा का स्पीकर, राज्यसभा का चेयरमैन। अब राज्यसभा का चेयरमैन कैसे इलेक्ट होता है, स्पीकर कैसे इलेक्ट होता है,
खुद ही। अब इसमें कितने मेंबर्स हैं? 545। इन सब ने अपने में से वोटिंग करके एक बंदे को अपना स्पीकर बना दिया। इसमें अब 250 मेंबर्स हैं, लेकिन ये वोटिंग नहीं करते। ये चेयरमैन कौन होता है? चेयरमैन इज, याद रखना, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट होता है उसके पास एक एडिशनल ऑफिस है, एक एक्स्ट्रा काम है उसके पास, एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इसको बोलते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। एक्स ऑफिशियो मतलब बाय डिफॉल्ट। जब वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनेगा तो वो राज्यसभा का चेयरमैन भी बन जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इसकी अलग से इलेक्शन नहीं होती। उसको बस एक और काम दिया गया, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस का अपना कोई काम नहीं, वो तो तभी फंक्शन करेगा ना जब प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए उसको एक काम दे दिया कि आप वेले ना बैठो, और उसको जो सैलरी मिलती है वो एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा मिलती है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कोई सैलरी। ठीक है, समझ आया इतना? तो ये लीडर ऑफ द हाउस है। अब देखो, अब लॉ पास करना है तो लॉ कैसे पास होता है? अगेन दो हाउसेज हैं, अब हमें कोई कानून लेके आना है। जो आप न्यूज में देखते हो कोई एक्ट आ गया, तो उससे सबसे पहले क्या होता है, एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया जाता है। एक ड्राफ्ट एक डॉक्यूमेंट है जिसमें हम नए लॉज लिखेंगे। ठीक है, ये नए लॉज हमने अपनी कंट्री में लेके आने। ठीक है, अब इस ड्राफ्ट को किसी ना किसी ने प्रिपेयर किया होगा, किसी एमपी ने प्रिपेयर किया होगा या किसी मिनिस्टर ने प्रिपेयर किया होगा। जब ये ड्राफ्ट को किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? बिल। इसी डॉक्यूमेंट को हम बोलेंगे बिल। किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है या फिर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ बिल्स होते हैं, जैसे एक मनी बिल होता है, वो सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बिल्स। एक मैं एक ऑर्डिनरी बिल की बात कर रहा हूँ, कोई आम बिल। जब ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ तो लोकसभा में क्या होता है, इस बिल के ऊपर चर्चा होती है, इसके ऊपर डिस्कशन होता है, इसके ऊपर डिबेट होता है, फिर फाइनली इसके ऊपर वोटिंग होती है। हमें इसको पास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर वोटिंग में 50% प्लस 1 लोगों ने इसको अप्रूव कर दिया तो दिस बिल इज पास्ड बाय लोकसभा। लोकसभा ने पास कर दिया, फिर उसके बाद ये बिल जाएगा दूसरे हाउस में। दूसरे हाउस में सेम, इसके ऊपर डिस्कशन होगा, डिबेट होगा, वोटिंग होगी। फिर उसके बाद अगेन 50% प्लस लोगों ने अगर इसको पास कर दिया तो दैट मींस बिल इज पास्ड बाय राज्यसभा। अब इसके बाद क्या होगा? बिल जाएगा किसके पास? प्रेसिडेंट के पास, द फर्स्ट एग्जीक्यूटिव। कल भी आपको बताया था, प्रेसिडेंट क्या करेगा? अपना असेंट देगा, मंजूरी देगा। प्रेसिडेंट के पास चार ऑप्शन होते हैं, या तो असेंट दे देगा, मंजूरी दे दी, या अपने असेंट को रोक लेगा, मतलब विदहोल्ड कर दिया। एक होता है रिजेक्ट कर दिया, एक होता है बिल वापस भेज दिया फॉर रिकंसिडरेशन कि इसमें ये कमियां हैं, इसमें ये चेंजेस करो। ठीक है, अगर बिल को वो अपना असेंट दे देगा, बिल को उसने असेंट दे दिया, देन बिल बिकम्स एक्ट। पहले क्या था? ड्राफ्ट। जब हाउस में आया तो बिल, जब प्रेसिडेंट ने पास कर दिया तो एक्ट, जब वो लोगों में आ गया तो वो एक लॉ बन, उसको कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया जाएगा। ठीक है, ये पूरा प्रोसीजर होता है जिसमें दोनों हाउसेज इन्वॉल्व होते हैं। वैसा वर्षा भी हो सकता है, पहले राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, फिर लोकसभा में गया, फिर लोकसभा से प्रेसिडेंट के पास गया, फिर सेम प्रोसीजर। ठीक है सर, राज्यसभा को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स भी बोलते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं बोलते, हाउस ऑफ स्टेट्स ही बोलते हैं उसको। तो बस कर सकता है। इसके पास लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा में गया, राज्यसभा ने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, फिर इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? डेडलॉक। डेडलॉक का मतलब क्या है? दो हाउसेज एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए। ठीक है, फिर उसमें प्रेसिडेंट क्या करता है? दोनों हाउसेज की एक जॉइंट सिटिंग करवाता है कि साथ में बैठो, फिर जॉइंट सिटिंग से वोटिंग होती है, फिर उसमें बिल को पास किया जाता है। ठीक है, 50% प्लस 1 सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, कुछ ऐसे केसेस हैं जैसे मनी बिल है, मनी बिल को राज्यसभा रिजेक्ट कर ही नहीं सकता,
राज्यसभा सिर्फ अपनी रिकमेंडेशंस दे सकता है कि आप इसमें ये चीजें ऐड करो, रिजेक्ट नहीं कर सकता ऑल टुगेदर। ठीक है, क्योंकि कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ बिल्स होते हैं। मनी बिल वो है जिसमें सरकार का खर्चा होगा। ठीक है, हम ऑर्डिनरी बिल की बात करते हैं। ठीक है, समझ आया कुछ कुछ? सॉरी, दोबारा बोले। जो तो प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट 6 महीने के विद होल्ड करता तो बिल ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाता। ठीक है, फॉर 6 मंथ्स, मतलब यहाँ तो वह इंस्टेंट रिजेक्ट कर दे या फिर 6 महीने तक विद होल्ड करे फिर उसके बाद रिजेक्ट करे। ठीक है, नॉर्मली प्रेसिडेंट करता नहीं है, पास कर देता है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो भी कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी से आता है। प्रेसिडेंट के बारे में बात करेंगे कि प्रेसिडेंट की इलेक्शन कैसे होती है। ठीक है, समझ आया इतना? तो ये था हमारा लेजिस्लेचर वाला पार्ट। लेजिस्लेचर स्टेट में भी सेम है। स्टेट में क्या होता है, स्टेट की भी बात कर लेते हैं। स्टेट में तो देखो मोस्टली स्टेट्स में एक ही हाउस है, लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ पे कोई भी बिल इंट्रोड्यूस हुआ, इसके ऊपर वोटिंग हुई, पास हो गया, उसके बाद वो किसके पास जाएगा स्टेट में? गवर्नर के पास। हमने किया था ना, स्टेट एग्जीक्यूटिव गवर्नर। तो सेंटर में उसको प्रेसिडेंट पास करता है, स्टेट में उसको गवर्नर पास करता है। सेम प्रोसीजर है। जिन स्टेट्स में 2 हाउसेज हैं, दूसरा हाउस भी था ना, कौन सा? लेजिस्लेटिव काउंसिल, बस विधान परिषद। ये विधानसभा एक विधान परिषद, तो उनमें सेम होता राज्यसभा की तरह। इसमें इंट्रोड्यूस होगा, दूसरे हाउस में जाएगा, दूसरा हाउस पास कर देगा तो वो गवर्नर के पास चले जाएगा, फिर वो एक्ट बन जाएगा। उसके मेंबर्स एमएलसी होते हैं। उसके मेंबर्स इलेक्टेड नहीं होते, सारे नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। सारे के सारे मेंबर्स आर नॉमिनेटेड। नॉमिनेटेड मतलब इसको बना दिया, इसको बना दिया, इसको बना दिया, ऐसे। ठीक है, ये जो राज्यसभा में मैंने आपको बताया 250 मेंबर्स, ये सारे इलेक्टेड नहीं होते। इसमें से 12 मेंबर्स जो हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट किसी को भी बना सकता है, किसी को भी, मतलब कि वो पर्सन के पास कुछ स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए इन आर्ट, कल्चर, साइंस, सोशल अफेयर्स, पब्लिक सर्विसेज, ऐसे। ठीक है, जैसे यहाँ पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा आपने, सीयू का। सीयू के जो चेयरमैन है वो अभी राज्यसभा के एमपी बने, प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया उनको, यशपाल सिंह संधू। ठीक है, तो कोई भी बन सकता है, राइट। ऐसे ही जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके सारे मेंबर्स नॉमिनेटेड है बाय द गवर्नर या अदर बॉडीज। जैसे कुछ मेंबर्स पंचायत से आते हैं, कुछ मेंबर्स अर्बन लोकल बॉडी से आते हैं, कुछ मेंबर्स स्टूडेंट्स के बीच में से आते हैं जिनके पास ग्रेजुएशन डिग्री है, कुछ टीचर्स के बीच में से आते हैं। ठीक है, और कुछ गवर्नर नॉमिनेट करता है डायरेक्टली स्टेट में। कोई बात नहीं, करेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। अब बस प्रेसिडेंट पे आते हैं। प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ स्टेट, हमारी कंट्री का हेड है। जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो होता है हेड ऑफ प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट। जो भी रूलिंग गवर्नमेंट है वो उसका हेड होता है, सरकार, वो सरकार चला रहा है, ये कंट्री चला रहा है, क्योंकि सारी अपॉइंटमेंट्स ये करता है। प्रेसिडेंट को भी यही अपॉइंट करता है, सॉरी प्रेसिडेंट तो खुद है, ये प्राइम मिनिस्टर को भी यही अपॉइंट करता है। सारे जितने भी मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सबको ये अपॉइंट करता है। सारे जजेस को ये अपॉइंट करता है। कल को आप आईएएस आईपीएस बन गए तो आपको भी यही अपॉइंट करेगा। ठीक है, सारे यूपीएससी के जो मेंबर्स हैं, यूपीएससी के चेयरमैन हैं, सबको ये अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। ठीक है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जितने भी ऑफिसर्स हैं सबको ये अपॉइंट करता है, इसलिए इसको बोलते हैं हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, अब बात आती है इसके इलेक्शंस की कि इलेक्ट होता कैसे। तो ही इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। इनडायरेक्टली इलेक्टेड का मतलब क्या है? हाँ जी, से नहीं होता, किसके वोट से होता होगा फिर? एमपीज के वोट से, जिनको हमने वोट किया। ठीक है, तो इसको इलेक्शन करने के लिए, इलेक्ट करने के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, उसको बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज मतलब एक ग्रुप है जो वोट करेंगे। इसमें कुछ मेंबर्स होते हैं। मेंबर्स कौन होंगे? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, सारे एमपीज, लेकिन इलेक्टेड।
ठीक है, अब जैसे राज्यसभा में 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड है तो वो वोट नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि वो तो नॉमिनेटेड, इलेक्टेड थोड़ी है। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, मतलब इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। दूसरा एक ग्रुप होता है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, मतलब एमएलए, सारी स्टेट के एमएलए भी वोट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन। पंजाब के, हिमाचल के, हरियाणा के, राजस्थान के, यूपी के, गुजरात के, सारे स्टेट्स के एमएलए भी वोट कर रहे हैं इसमें, ठीक है, प्रेसिडेंट के वोट के लिए। तीसरा, लेजिस्लेटिव असेंबली समझ आ गया आपको क्या होता है? क्या होता है, कहां पे होती है लेजिस्लेटिव असेंबली? स्टेट में, सारी स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली को हेड कौन करता है? तो एग्जीक्यूटिव हो गया, सीएम, चीफ मिनिस्टर। सारी स्टेट्स में चीफ मिनिस्टर होंगे, मतलब फिर क्या किसी यूटी में भी चीफ मिनिस्टर होते हैं? किसी यूटी में भी चीफ मिनिस्टर है? इसमें नहीं है। किसी यूनियन, दिल्ली यूटी है लेकिन चीफ मिनिस्टर है। चीफ मिनिस्टर है मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, मतलब दिल्ली बीइंग अ यूटी, उसके पास एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी है जो कि स्टेट्स में होती है। तो उसमें जो मेंबर्स होंगे वो भी एमएलए होंगे, तो वो भी तो वोट करेंगे, ठीक है। तो इसमें आएगा एमएलए ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, क्योंकि पुडुचेरी भी एक ऐसी यूटी है जिसके पास अपनी विधानसभा है, अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है, अपना सीएम भी। अब चंडीगढ़ एक यूटी है लेकिन उसके पास कोई सीएम नहीं है, कोई विधानसभा नहीं है, तो उसके लोग तो है ही नहीं इसमें। चंडीगढ़ में एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ठीक है। जो पंजाब का गवर्नर होता है ना, वो बाय डिफॉल्ट चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ठीक है। मतलब उसको बाय डिफॉल्ट उसकी पावर मिल जाती है। जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन है वो सारी पंजाब के गवर्नर के अंडर चल रही है। गवर्नर एक्चुअली, गवर्नर की इलेक्शन नहीं होती। गवर्नर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट है जो स्टेट में छोड़ा हुआ है, देखने के लिए कि स्टेट में चल क्या रहा है। गवर्नर इज नॉट इलेक्टेड, गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है, सारी स्टेट्स में। तो गवर्नर के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट जो वो स्टेट को कंट्रोल करती है, क्योंकि स्टेट के सारे लॉस कौन पास कर रहा है? गवर्नर, ठीक है। गवर्नर किसने अपॉइंट किया है? सेंटर ने। इवन गवर्नर के पास पावर होती है, वो स्टेट के लॉज जो वो प्रेसिडेंट को भेज सकता, रिजर्व करके, ठीक है। जैसे प्रेसिडेंट के पास 4 पावर्स हैं, या तो असेंट देगा, या विदहोल्ड करेगा, या रिजेक्ट करेगा, या वापस करेगा। स्टेट के गवर्नर के पास 5 पावर्स होती है, या असेंट देगा, या विदहोल्ड करेगा, या रिजेक्ट करेगा, या वापस करेगा, या फिफ्थ पावर है या रिजर्व कर देगा फॉर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये लॉ को पास करना है कि नहीं करना है, तो प्रेसिडेंट बताएगा, तो प्रेसिडेंट तक रिजर्व कर देता हूँ, ठीक है। वापस आते हैं इस पे। तो ये 3 ग्रुप्स हैं जो कि वोट करते हैं प्रेसिडेंट की इलेक्शंस के लिए, समझ आया? सारे एमपीज इलेक्टेड, लोकसभा के राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, ठीक है। अब इलेक्शन होते कैसे, वोटिंग होती कैसे? इंडिया में 2 ही वोटिंग सिस्टम फॉलो किए जाते हैं। वोट डालिए आपने कभी? किसी ने डाली है? किसको डाली है, कब डाली है, मतलब कौन सी इलेक्शन में वोट डाला, मतलब जो भी हुई थी उसमें? किसमें? 1 साल पहले, 1 साल पहले, तो 5 साल पहले, ठीक। आपने डाली कभी? अच्छा, तो वोटिंग में क्या होता है, आप जिसको वोट देते हो अगर उसके पास मेजोरिटी आती है तो वो जीत जाता है ना। सिंपल एक सिस्टम है कि जिसके पास मेजोरिटी वोट जीत जाएगा। और आपकी वोट की वैल्यू क्या है? एक ही है, 1 वोट 1 वैल्यू है। ऐसे तो नहीं है कि हमने एक बार वोट डाला 10 बार वोट पड़ गई, या एक बार वोट डाला तो 10 बंदों को वोट पड़ गई। 1 वोट 1 वैल्यू, एक बार वोट डाला एक ही बंदे को पड़ी। तो इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ठीक है। मैं आप आगे लिखवाऊंगा, आपको करवाऊंगा, बस समझो बस। फर्स्ट पास द पोस्ट, पास द पोस्ट मतलब एक पोस्ट है, एक बेंचमार्क सेट किया हुआ है, विच इज द मेजोरिटी मार्क। जो वो पहले क्रॉस कर गया वो जीत गया, मेजोरिटी मिल गई, ठीक है। मान लो 100 सीट्स है तो 51 मेजोरिटी मार्क, ठीक है। हमने वोट डाला, जिस भी कैंडिडेट को पहले 51 सीट्स मिल गई मतलब वो मेजोरिटी में आ गया, वो जीत गया, बात खत्म,
ठीक है, ये वहां पे यूज किया जाता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जहां पे डायरेक्ट इलेक्शन होती है, मतलब जहां पे लोग वोट करते हैं। हम जहां पे वोट कर रहे हैं ऐसे ही हो रहा है ना, हम एमएलए के लिए वोट कर रहे हैं, जो मेजोरिटी में आ रहा है वो जीत रहा है। हम एमपी के लिए वोट कर रहे हैं, जो मेजोरिटी में आ रहा है वो जीत रहा है। हम एक गांव में अगर सरपंच के लिए वोट करते हैं तो उसमें भी सेम सिस्टम है, जो मेजोरिटी में आ रहा है जीत रहा है। हम एमसी में अगर मेयर के लिए इलेक्शन वोट करते हैं, जो काउंसलर्स होते हैं, जो वार्ड मेंबर्स होते हैं, उनके लिए वोट करते हैं, जो मेजोरिटी में आता है वो जीतता है। ठीक है, हाँ जी बोलो। दो पार्टीज की मेजोरिटी कैसे आएगी? कैसे, ये दो कैसे आएंगे मेजोरिटी? 51-51 हो जाए, कैसे होगा दोनों का 51-51? 51-51 कितनी सीट्स हो गई? 51-51 तो 102 सीट्स हो गई, मैं तो कह रहा हूँ 100 सीट्स है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी को भी मेजोरिटी नहीं मिली, ये हो सकता है। मान लो तीन पार्टी है, 100 सीट से तीन पार्टी है, एक को 35 मिली, एक को 35 मिली, एक को 30 मिली। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, अलायंस हो जाता ना, गठबंधन हो जाता, वो सिचुएशन है। लेकिन दोनों को मेजोरिटी मिल जाए ऐसे नहीं होता। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? 51-51 दो को कैसे मिलेंगी जब सीट्स ही 100 है? इसलिए 50% +1 रखा है ना, तो मैथ्स है। ठीक है, तो ये सिस्टम होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जो जीत गया जीत गया। अब दूसरा सिस्टम होता है एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। सिस्टम को सिंगल लिख दिया मैंने। राइटिंग समझ आ जाती है ना मेरी? अब इसमें क्या है कि आपने एक ही बार वोट डाला है, एक सिंगल वोट है, लेकिन वो हर मेंबर के लिए ट्रांसफर होता है। कैसे होता है मैं भी समझाता हूँ। जैसे मान लो कि 5 कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं, ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ये सिस्टम यूज किया जाता है। ठीक है, 5 कैंडिडेट्स खड़े हैं, तो जब आप वोट डालने जाते हो उसमें डायरेक्ट में आप जाते हो, सामने ईवीएम होता है, उसमें सारे निशान चिन्ह बने होते हैं। आपने पंजे को सिलेक्ट करना है, कमल को, झाड़ू को, माइक को, जिसको भी करना है आप उसको प्रेस कर देते हो, बात करो, आपका वोट डल गया। अब यहाँ पे क्या है कि आपको एक पर्ची दी जाएगी, डॉक्यूमेंट दिया जाएगा, उसके ऊपर सबका नाम लिखा होगा। मान लो ए, बी, सी, डी, ई, 5 कैंडिडेट्स हैं, सबका नाम लिखा हुआ। आपको क्या करना है, अपनी प्रेफरेंस देनी है। ठीक है, एक को वोट नहीं डालना, आपने अपनी प्रेफरेंस देनी है। प्रेफरेंस मतलब आप क्या चाहते हो कि कौन जीते इनमें से। मैं चाहता हूं मान लो कि सी जीते, तो मैंने इसको अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस दे दी। चलो सी ना जीते तो बी जीते, बी ना जीते तो ए जीते, नहीं तो 4 ई तो मैं चाहता ही नहीं कि कभी जीते, तो ये मेरी लास्ट प्रेफरेंस है। प्रेफरेंसेस होगी कि आप क्या चाहते हो कौन जीते। ठीक है, अब हर बंदे ने अपनी प्रेफरेंस दी। अब आपने वोट एक ही बार डाला, लेकिन आपने पांचों को वोट डाला। दिस इज योर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। आपका वोट ट्रांसफर होता जाएगा, लेकिन आपने डाला सिर्फ एक ही बार है अपना वोट। ठीक है, अब इसमें काउंटिंग कैसे होती है, सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा ऐसा बंदा है जिसको सबसे ज्यादा फिफ्थ प्रेफरेंस मिली है। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूं मैं, कौन सा ऐसा बंदा है जिसको सबसे ज्यादा फिफ्थ प्रेफरेंस, मतलब सबसे ज्यादा लोग चाहते हैं कि ये ना बने, उस बंदे को उस रेस से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर उसके बाद अगला राउंड आएगा, वो ट्रांसफर हो गया, अगला राउंड आएगा, देखा जाएगा कौन सा वो बंदा है जिसको सबसे ज्यादा फोर्थ प्रेफरेंस मिली। ठीक है, फिर उसको बाहर निकाल दिया जाएगा, फिर थर्ड वाले को निकाल दिया जाएगा, फिर फोर्थ वाले को निकाल दिया जाएगा, सेकंड वाले को सॉरी। फिर उसके बाद जो बचेगा वो जीतेगा, बचेगा वो जिसको सबसे ज्यादा लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस दी। सिंपल, हम इसको इन शॉर्ट ऐसे समझे, वो बंदा जिसको सबसे ज्यादा लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस दी है वो जीता है। समझ रहे हो? ठीक है, वोट आपने एक ही बार डाला है, लेकिन वोट आपने सबको डाला। तो जब प्रेसिडेंट की इलेक्शन होती है, जितने भी कैंडिडेट खड़े होते हैं, तो सारे लोग ऐसे वोट डालते हैं। ठीक है, कितने कितने सॉरी, ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ ਹੀ ਪਾਉਣਗੇ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ।
समझ रहे हो? नहीं, अब उसके उस पे भी आते हैं। बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका। इतना समझ आया? पहले इतना समझ आ गया? अब देखो डिफरेंस क्या है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, वन वोट वन वैल्यू। यहाँ पे आपकी वोट की वैल्यू सेम नहीं है, यहाँ पे आपकी वोट की वैल्यू अलग है। वोट की वैल्यू कैसे डिफाइन होती है? इसका पूरा नाम है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ऑन द प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन अगेन पॉपुलेशन। ठीक है, अब यहाँ पे वोट कौन कर रहा है? एमपीज कर रहे हैं, एमएलए कर रहे हैं। हर एक एमपी और एमएलए की वोट की वैल्यू अलग है, सेम नहीं है। ये डिपेंड करती है आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो। और इसके लिए एक फॉर्मूला यूज किया जाता है, जब हम करेंगे मैं फॉर्मूला आपको लिखवा भी दूंगा। जिस स्टेट की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है उस स्टेट के एमपी और एमएलए की वोट की वैल्यू सबसे ज्यादा है। मतलब यूपी का जो एमपी है और यूपी का जो एमएलए है उसकी वोट की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, और जो सिक्किम का, गोवा का एमपी एमएलए उसकी वोट की वैल्यू लिटिल और नो वैल्यू, तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। इसलिए बोलते हैं कि प्रेसिडेंट बनने का जो रास्ता है वो यूपी बिहार से निकल के जाता है। जिसने यूपी बिहार जीत लिया वो प्रेसिडेंट बन गया, क्योंकि उसकी वोट की वैल्यू सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ऐसे मेजोरिटी प्रूव होती है, इसलिए यहाँ पे टाई नहीं होता। कि अगर यूपी के एमएलए वोट कर रहे हैं तो वो सारे एमएलए जो हैं वो एक ही बंदे को करेंगे, एमएलए आपस में डिवाइड नहीं हो जाएंगे। ठीक है, अब यूपी जैसे पंजाब के मान लो 13 एमपी हैं, तो 13 एमपी करेंगे तो एक ही बंदे को करेंगे, वो डिवाइड नहीं हो जाएगा, तो उसमें टाई नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें वन वोट वन वैल्यू नहीं होती, सबके वोट की वैल्यू जो वो अलग होती है, डिफरेंट होती है। समझ आया? थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीज है। वैल्यू फॉर्मूला से निकाली जाती है। ठीक है, वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में होती है, 0.7, 0.8। टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ एमपीज फॉर फ्रॉम दैट स्टेट। मान लो पंजाब की टोटल पॉपुलेशन अगर एवरेज हम लेके चले 20 करोड़ है, और पंजाब में एमएलए कितने हैं? 13। ठीक है, तो टोटल पॉपुलेशन डिवाइड बाय 13 मल्टीप्लाइड बाय 1/1000, ये फॉर्मूला होता है। तो आप कर लो 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी। ठीक है, ऐसे निकाली जाती है। तो हम करेंगे, मैं आपको एमएलए की वोट की वैल्यू भी करवाऊंगा और एमपी की वोट की वैल्यू भी करवाऊंगा। एक दो बार आया हुआ है क्वेश्चन इसमें डायरेक्ट। ठीक है, समझ आया? एमपी एमएलए जरूरी नहीं है सेम वोट करना, क्योंकि अलग अलग पार्टी हो सकती है। हाँ, कर सकते, अलग अलग वोट कर सकते। ठीक है, एमएलए तो अलग अलग वोट कर सकते हैं। जैसे राज्यसभा है, राज्यसभा में 117 मेंबर्स अगर 4 सीट के लिए वोट कर रहे हैं तो 4 सीट के ऊपर सारी पार्टीज ने अपने कैंडिडेट खड़े किए हुए हैं। ठीक है, 4 सीट के ऊपर सिर्फ 4 कैंडिडेट थोड़ी है। अब 4 सीट्स हैं, इसके ऊपर 3 पार्टीज लड़ रही हैं, ए बी सी। ए पार्टी ने अपने 4 मेंबर खड़े किए, बी ने 4 खड़े किए, सी ने 4 खड़े किए, तो टोटल यहाँ पे 12 मेंबर्स हैं जो ये 4 सीट के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन स्टेट में अगर ए पार्टी मेजोरिटी में, 117 में से जैसे हम आम आदमी पार्टी का एग्जांपल लें, 92 मेंबर्स हैं। अब इन तीनों में से जिनको 92 वोट करेंगे वही जीतेगा ना, सब में से। अब आम आदमी पार्टी ने अपने जो कैंडिडेट खड़े किए होंगे तो वही जीतेगा ना, मेजोरिटी क्योंकि उसी की है। लेकिन कांग्रेस ने भी अपने मेंबर खड़े किए हैं, अकाली दल करेगा नहीं करेगा पता नहीं, उसने भी अपने मेंबर खड़े किए। हिमाचल में क्या हुआ अभी? हिमाचल में 68 मेंबर्स थे, 2 पार्टीज थी, कांग्रेस, बीजेपी। ये राज्यसभा में 3 सीट्स के लिए इलेक्शन लड़ रहे थे। ठीक है, इसमें 68 में से कुछ 40 मेंबर्स जो हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की, इनकी मेजोरिटी है, इनकी सरकार है हिमाचल में। अब ये जो 40 मेंबर्स थे, अब इन्होंने वोट करना था इन 3 के लिए, इन्होंने भी अपने 3 खड़े किए, इन्होंने भी 3 खड़े किए, तो ये कांग्रेस के मेंबर्स इनको वोट करेंगे ना, अपनी ही पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स को। लेकिन उन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी, कांग्रेस के होते हुए इन्होंने बीजेपी के मेंबर्स को वोट कर दी, और बीजेपी का मेंबर एक जीत भी गया। लेकिन इस केस को हम क्या बोलते हैं? डिफेक्शन। अब आप एक पार्टी के लिए डिफेक्ट हो तो पार्टी आपको निकाल सकती है।
और ये पावर होती है स्पीकर के पास। स्पीकर ने इन 4 एमएलए थे, चारों को डिस्क्वालीफाई कर दिया, ठीक है, पार्टी से निकाल दिया, क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट चले गए, ऐसा हो नहीं सकता। अब पार्टी के अगेंस्ट चले गए, पार्टी के अलायंस के अगेंस्ट चले गए, हम पढ़ेंगे, पूरा अलग से चैप्टर है। देखो, एक होता है वॉइस वोट, आप बोल के वोट करते हो, जैसे अभी स्पीकर बना जो ओम बिरला, ये वॉइस वोट के थ्रू बना। तो स्पीकर की मर्जी होती है कि आपने कौन सा तरीका अपनाना है वोटिंग का। देखिए, ये प्रेसिडेंट की इलेक्शन नहीं है, ये राज्यसभा के एमपी की इलेक्शन है। वॉइस वोट मतलब से बोल के, ठीक है। तो ऐसे भी सिस्टम होता है, जैसे ये कई बार जैसे पार्लियामेंट में वोटिंग होती है, तो पार्लियामेंट में क्या होता है कि आपका वोटिंग कैसे होती है, सबके पास आगे मीटर लगा होता है, उसके ऊपर 2 बटन होते हैं, 3 होते हैं, रेड, येलो और ग्रीन। ग्रीन इज आप पास कर रहे हो, रेड इज आप रिजेक्ट कर रहे हो, येलो इज यू आर एब्सटेनिंग फ्रॉम वोटिंग, आप वोट नहीं कर रहे हो, ना यस ना नो, यू आर न्यूट्रल। तो जैसे ग्रीन लोग प्रेस करते जाते हैं, वहां पे सामने मीटर लगा होता है, वो मीटर बढ़ता रहता है, 10%, 11%, 12%, जब आ गया 51%, तो मतलब बिल इज पास्ड, ठीक है। एक ये वोटिंग तरीका होता है, एक वॉइस वोट होता है। वॉइस वोट में स्पीकर, वो बहुत कंफ्यूजिंग तरीका होता है, स्पीकर बोलता है कि जो हक में से आए, जो अगेंस्ट ऐसे ना आए, यस नो नहीं होता, आए ना आए होता, तो जितने आए होते हैं वो काउंट करता है, अगर ये 50% +1 है तो मतलब पास हो गया। ऐसे जैसे फार्म लॉज पास हुए थे, तो इसको यूट्यूब पे वीडियो देखना आपके, ये कैसे पास हुआ था राज्यसभा में। स्पीकर चेयरमैन ने बोला कि दोज इन द फेवर से आए, उधर लड़ाई चल रही है सामने, कोई आए नहीं बोल रहा, कोई ना आए नहीं बोल रहा है, आपको लोग कुर्सियां फेंक रहे हैं, चप्पलें फेंक रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, और दूसरा चेयरमैन बोल रहा है अच्छा हाँ इतने लोग आए हैं, इतने लोग हक में हैं, बिल इज पास्ड, बात खत्म। ऐसे बिल पास हुआ था जबरदस्ती, ठीक है। और ये सारा यूट्यूब पे रिकॉर्डेड है, तो समझ आया कुछ कुछ, ठीक है। तो ये प्रेसिडेंट हो गया, बाकी वाइस प्रेसिडेंट की भी ऐसे इलेक्शन होती है, वाइस प्रेसिडेंट में बस ये वोट नहीं करते, वाइस प्रेसिडेंट सिर्फ ये वो लोग वोट करते हैं बस, ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा राज्यसभा, क्लियर। तो ये हमारा कुछ इंडियन पॉलिटी का पार्ट है सारा। अब हम अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे शुरू से, ठीक है। तो जो हमारा पहला टॉपिक है, क्या टॉपिक है पहला, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। स्पीकर किसी भी पार्टी से इलेक्ट हो सकता है, स्पीकर जरूरी नहीं है रूलिंग पार्टी का हो, लेकिन अगर रूलिंग पार्टी मेजोरिटी में है तो उसका रिप्रेजेंटेटिव ही जीतेगा ऑब्वियसली, तो इसलिए वो रूलिंग पार्टी से बिलोंग करता है। स्पीकर और प्रेसिडेंट, जब ये स्पीकर और प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो इनको पार्टी छोड़नी पड़ती है। जैसे प्रेसिडेंट है, किसी ना किसी पार्टी का ही बंदा होगा, लेकिन जब वो प्रेसिडेंट बन गया, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे, तो उसको पार्टी छोड़नी पड़ेगी, वो पार्टी का प्रचार नहीं कर सकता। जैसे इंडिया का प्रेसिडेंट कौन है, तो वो किसी प्रचार में नहीं दिखेंगे आपको कि बीजेपी की रैली में, ठीक है, लेकिन फिर भी दिल से पार्टी नहीं निकलती है, पार्टी तो दिल में होती है, तो आप कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाने की कोशिश करते हो अपनी पार्टी को। ऐसे स्पीकर होता है। अब स्पीकर कौन है लोकसभा का, कौन है स्पीकर लोकसभा का, अभी सैटरडे को तो किया हमने, 18th लोकसभा के दूसरी बार अपॉइंट हुए हैं, तो क्यों नहीं आए सी? ये छोटी छोटी चीजें ना आप देखनी शुरू कर दो, ओम बिरला, ठीक है। तो हमने तो पढ़ा था सैटरडे को, पढ़ा था कि नहीं, याद कर लो छोटी छोटी चीजें। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन है। अभी क्या बताया मैंने, राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है, तो वो वाइस प्रेसिडेंट कौन है इंडिया का, जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो चेयरमैन होगा ना राज्यसभा का। तो कौन है वाइस प्रेसिडेंट इंडिया का, द्रौपदी मुर्मू तो प्रेसिडेंट है। कौन है, अजीब सा नाम कहां से, रहने से ही है, जगदीप धानकर, अजीब नाम है ये, द्रौपदी मुर्मू अजीब है, धनकर,
लेक्चर कैसे जी में? ये छोटी छोटी चीजें हैं, बच्चों वाली चीजें हैं, इनको याद कर लो अब। ठीक है, अच्छा नहीं लगता मैं आपसे पूछता हूँ और आप जवाब नहीं देते हो। चलो। हाँ जी। इसको पता नहीं क्या हो गया कि एसी की हवा गिर रही है इस पे, इसलिए। ठंड लगी इसको। देखो जगदीप धनकर, मतलब गूगल नहीं किया है। चलो धनखड़ होगा। ठीक है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिखवाऊंगा मैं आपको, ये हम एंड में करेंगे। अभी मैं समझाऊंगा आपको, क्योंकि क्या है कि इसमें सारी मॉडर्न हिस्ट्री है और मॉडर्न हिस्ट्री अभी आपकी हुई नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको मॉडर्न हिस्ट्री का भी इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ देख लूंगा मैं, अगर होगा तो यहीं से शुरू कर लेंगे, यहीं से मैं लिखवा दूंगा आपको। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो कहानी कि मॉडर्न हिस्ट्री में ब्रिटिश आए तो उन्होंने क्या किया यहाँ आके। ठीक है, वहीं से हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री से ही स्टार्ट होती है। मॉडर्न हिस्ट्री हमारी खत्म होती है इंडिया इंडिपेंडेंस पे। ठीक है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री वहीं से शुरू होती है इंडिया की। 1947 में हम आजाद हुए, 1946 में हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखना शुरू किया, और आफ्टर जब इंडिपेंडेंस हुआ तब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे। ठीक है, तो देखो इंडिया में 1600 में एक कंपनी आई, इसका क्या नाम था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या करने आई है? इंडिया में ट्रेड करने आई। अब ये कंपनी के पास ना एक मोनोपोली थी। मोनोपोली क्या होता है? एक स्पेशल राइट था इसके पास। ये राइट इसको किसने दिया था? क्वीन एलिजाबेथ टू ने। क्या राइट दिया था कि इंडिया के साथ सिर्फ यही कंपनी ट्रेड करेगी। ब्रिटेन की सिर्फ यही एक इकलौती कंपनी होगी जो इंडिया के साथ ट्रेड करेगी, और कोई कंपनी ट्रेड नहीं करेगी इंडिया के साथ। ब्रिटेन में ऐसे तो नहीं है कि और कोई कंपनीज नहीं होंगी, और भी कंपनीज होंगी ना, लेकिन सिर्फ यही कंपनी इंडिया के साथ ट्रेड करेगी, और ये जो है एक प्राइवेट कंपनी थी, याद रखो। अब ये कंपनी इंडिया आई 1600 में। 1613 में इन्होंने यहाँ पे इंडिया में पहली फैक्ट्री लगाई, सूरत में। 1600 में इंडिया में किसका रूल था? जहांगीर का। यहाँ पे मुगल एम्पायर चल रहा था। ठीक है, अब जहांगीर के बाद आया शाहजहां, उसके बाद आया औरंगजेब। ये पढ़ोगे अभी आप सारा। औरंगजेब तक बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे, ये जो मुगल्स थे ना, मुगल बादशाह बहुत स्ट्रॉन्ग थे। औरंगजेब की डेथ हो जाती है 1707 में। अब ये 1613 से लेके 1707 तक ब्रिटिश सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे थे यहाँ पे? ट्रेड। क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर है, सेंट्रलाइज्ड एम्पायर, एक सेंट्रल अथॉरिटी है, पूरे कंट्री के ऊपर एक बादशाह बैठा हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने अपना एक्सपेंशन कंसोलिडेशन करने का बिल्कुल नहीं सोचा, सिर्फ ट्रेड कर रहे थे। हाँ, इस टाइम पीरियड के अंदर ये लड़ाइयां लड़ रहे थे। किसके साथ लड़ाइयां लड़ रहे थे ये? अदर यूरोपियंस। क्योंकि सिर्फ ब्रिटिश थोड़ी आए, सबसे पहले पोर्तुगीज आए, फिर डेन्स आए, सॉरी फिर डच आए। डच कहां से आए? कहां से आए? मुगल से आए। डच कहां से आए? ये ब्रिटिश कहां से आए? डेन से आए। एक डेन्स आए, वो डेनमार्क से आए। एक फ्रेंच आए, वो कहां से आए? फ्रांस से। डच आए नीदरलैंड से। ठीक है, डच एक लैंग्वेज है, जो नीदरलैंड के लोग हैं वो डच लैंग्वेज बोलते हैं, तो वो नीदरलैंड से आए। ठीक है, तो ये 5 यूरोपियन पावर्स थी जो आपस में लड़ रही थी यहाँ पे इंडिया में फॉर सुप्रीमेसी। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? इसीलिए तो उन्होंने आर्मी रखी। आर्मी रखने की क्या जरूरत है? एक ट्रेडिंग कंपनी है, उसको आर्मी रखने की क्या जरूरत है? ये आर्मी रख रहे हैं बाकी यूरोपियंस के लिए, कि बाकी यूरोपियंस से हम लड़ सके। ठीक है, चलो। औरंगजेब की डेथ हो जाती है 1707 में। उसके बाद के जो रूलर्स है ना, वो वीक मुगल्स हैं सारे। वो आप पढ़ोगे लेटर मुगल्स, या मिडीवल में पढ़ोगे या मॉडर्न में पढ़ोगे। ठीक है, अब ऐसे ही औरंगजेब के बाद आया बहादुर शाह।
इसके बाद आया जहांदर शाह और उसके बाद आया फारूक शियार। फारूक शियार बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से स्टोरी स्टार्ट होगी 1715। ठीक है, 1715 में जो फारूक शियार कौन है, ये मुगल एम्परर है। इसको बीमारी हो जाती है, जिस बीमारी का वैध जो है पूरे इंडिया में नहीं मिलता। और ऐसे ही एक लुइस विलियम हैमिल्टन एक बंदा होता है जो इसकी बीमारी को ठीक कर देता है। तो अब ये अंग्रेजों से बहुत खुश हो जाता है। ठीक है, तो एक कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एम्प्लॉय होता है जॉन सरमन, उसको एक मैग्ना कार्टा इशू करता। मैग्ना कार्टा कल बताया था मैंने आपको, क्या होता है मैग्ना कार्टा का मतलब, द फर्स्ट राइट्स। जब पहली बार किसी को कोई एक्सक्लूसिव राइट मिले, तो कंपनी का जो मैग्ना कार्टा इन इंडिया है वो फारूक शियार ने दिया था 1715 में। और ये मैग्ना कार्टा क्या था कि कंपनी जो है ये टैक्स फ्री ट्रेड कर सकती है इंडिया में। टैक्स फ्री ट्रेड का मतलब क्या है, जब आप इंटरनेशनल टैक्स ट्रेड करते हो तो आपको दो टैक्स देने पड़ते हैं। एक होता है इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी मतलब बाहर से सामान आ रहा है इंडिया में तो आप टैक्स दे रहे हो, इंडिया से बाहर सामान लेके जा रहे हो तो आप टैक्स दे रहे हो। तो इनको इससे एग्जेम्पशन मिल गई कि आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं देनी। इसको नहीं देनी कंपनी को, तो आप इंडिया से ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, एक दूसरी चीज और मिली इनको, कंपनी कैन इशू, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक दस्तक। दस्तक क्या है, एक लाइसेंस है, ट्रेड फ्री लाइसेंस। कंपनी जिसको दस्तक दे देगी ना, वो बंदे को भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं। मान लो कंपनी ने मुझे दस्तक इशू कर दिया, अब मैं ये दस्तक पोर्ट पे दिखाऊंगा तो मुझे ना इंपोर्ट ड्यूटी देनी है ना एक्सपोर्ट ड्यूटी देनी है। मतलब कंपनी ने खुद भी टैक्स नहीं देना और कंपनी जिसको ये दस्तक इशू कर रही है उस बंदे को भी टैक्स नहीं देना। समझ आया इतना? ठीक है, अब ये दस्तक कंपनी ने इशू करना स्टार्ट कर दिया बंगाल में। बंगाल से ट्रेड हो रहा है। अब सरकार का सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है, टैक्स है। सरकार को टैक्स नहीं आएगा तो स्टेट कैसे चलेगी। अब बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, उसको टैक्स आना बंद हो गया। ठीक है, तो वहां पे इसने क्या किया, सिराजुद्दौला ने, इसने ये ट्रेड प्रिविलेजेस इनसे छीन लिए कि अगर ट्रेड करना है ना तो टैक्स दो। आपको जो बोला मुगल एम्परर ने बोला, लेकिन आप ट्रेड तो मेरी टेरिटरी से कर रहे हो, टैक्स तो मुझे नहीं आ रहा। और वैसे भी बंगाल का जो नवाब था उसने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिया था मुगल से, कि मैं तो मुगल की अथॉरिटी मानता ही नहीं, मुगल ने आपको जो मर्जी बोला, आपको यहां से ट्रेड करना तो टैक्स दो। ठीक है, इसकी वजह से अब इनकी लड़ाई हो गई, एक बैटल हो गई, जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी। सुना है 1757 में। और इसी के साथ एक और बैटल हुई, बैटल ऑफ बक्सर 1764 में। और ये दोनों बैटल्स में ये बंगाल का नवाब हार गया। और बैटल ऑफ बक्सर के बाद कंपनी ने पूरे बंगाल को एक्वायर कर लिया, अपना प्रोविंस बना लिया। ठीक है, और सारा का सारा टैक्स जो है पूरे बंगाल से, ये बंगाल आज का वेस्ट बंगाल, आज का बांग्लादेश, आज का बिहार, आज का उड़ीसा, इतना बड़ा बंगाल नवाबशिप था। ठीक है, आज का जो बंगाल है उससे 4-5 गुना बड़ा, पूरी बांग्लादेश कंट्रीज में आ जाती है, पूरा बिहार पूरा उड़ीसा आ जाता है इसमें। तो इतने बड़े स्टेट से ये पूरा का पूरा टैक्स जो है वो वसूल कर रहे हैं। पूरी आर्मी इनके अंडर है, पूरी पुलिस इनके अंडर है, पूरी जुडिशियरी इनके अंदर। और ये है कौन, एक प्राइवेट कंपनी है जो कि ट्रेड करने आई थी। ठीक है, मान लो आज मोदी जी बोले अंबानी को कि जाओ आप मडागास्कर में जाके ट्रेड करो, और अंबानी जी मडागास्कर को एक्वायर कर ले, जी को तो बर्दाश्त नहीं होगा ना कि आप तो ट्रेडिंग कंपनी थे, आपने तो अपना वहां पे अंबानी एम्पायर बना लिया। ठीक है, तो इसकी वजह से अब जो क्राउन है, ब्रिटिश क्राउन है, इसको पता लग जाएगा कि कंपनी में जो है एक करप्शन हो रही है बहुत। अब करप्शन कैसे हो रही थी, ये कंपनी के जो एम्प्लॉयज थे उन्होंने प्राइवेट ट्रेड करना शुरू कर दिया। अब मान लो मैं कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, ये कंपनी ने दस्तक इशू किया, मतलब मुझे टैक्स देने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ से स्पाइसेस लिए, अब मैं यहाँ से लंदन भेजूंगा कंपनी के हेडक्वार्टर में, लेकिन लंदन मैंने अपने किसी दोस्त को भेज दिया। ठीक है, वो दोस्त ने वहां पे भेज दिए, 300-400% का प्रॉफिट हो गया।
अब मैं जो दस्तक है उसका मिसयूज कर रहा हूँ, क्योंकि दस्तक तो मुझे कंपनी ने इशू किया कंपनी का ट्रेड करने के लिए, लेकिन मैंने अपना प्राइवेट ट्रेड करना शुरू कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे कंपनी में एम्प्लॉयज थे जो कि करप्ट हो गए, और ये बात पता लग गई क्राउन को। और क्राउन और साथ में क्राउन के नीचे क्या काम कर रहा है, ब्रिटिश पार्लियामेंट। क्योंकि कल आपको मैंने बताया था कि जो यूके है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, मोनार्की भी है, कॉन्स्टिट्यूशन भी है, वहां पे क्राउन भी है और पार्लियामेंट भी है। जैसे आज का इंडिया का हमारा पार्लियामेंट है, वहां पे प्राइम मिनिस्टर भी है, ठीक है, ब्रिटेन में। तो अब क्या होगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है ये बहुत सारे एक्ट्स पास करेगी, क्या करने के लिए, कंपनी को कंट्रोल करने के लिए, धीरे धीरे करके। जैसे सबसे पहला जो एक्ट आएगा वो आएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ये पहला एक्ट है जब भी बंगाल एक्वायर करेंगे उसके बाद, और यहीं से हमारी पॉलिटी की हिस्ट्री स्टार्ट होती है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप पढ़ोगे तो पहला एक्ट आपको यही दिखेगा, ठीक है। लेकिन ये क्यों आया उससे पहले की सारी हिस्ट्री, सारी कहानी कि क्यों लेके आई ये कंपनी, क्योंकि कंपनी ये ब्रिटिश पार्लियामेंट, क्योंकि कंपनी में करप्शन चल रही थी। अब ये रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसके कुछ प्रोविजन हैं, जैसे कि आप कंपनी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको मॉडिफाई करो, कंपनी में एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाओ, ठीक है, जो डायरेक्टर्स है उनका एक कोर्ट हो जिसमें सारे लीगल फैसले हो। अब जो प्राइवेट कंपनी थी ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका कोई एक ओनर नहीं था, ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह काम करती है, जैसे जिसके बहुत सारे ओनर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं ना, जैसे जैसे अमूल है, वेरका है, मिल्कफेड है, ऐसे। और दूसरा एक इसमें आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाओ, एक बोर्ड बनाओ जिसमें सारे एडमिनिस्ट्रेशन के की डिसीजंस होंगे, और वो जो डिसीजंस होंगे वो सारे आप हमारे साथ शेयर करो ब्रिटिश पार्लियामेंट के साथ। अब आपने इंडिया को एक्वायर तो कर ही लिया इतना ज्यादा, तो इसका टैक्स इंक्रीज कर दिया कंपनी का, जो आप ब्रिटिश सरकार को पे करोगे, ठीक है। और दूसरा, आप इंडिया में अगर आपने एक्वायर कर लिया तो इंडिया में सुप्रीम कोर्ट बनाओ। तो पहली बार जो इंडिया में सुप्रीम कोर्ट बनाने की बात हुई थी इसी एक्ट में हुई थी। इंडिया के इतने बड़े एरिया को एक्वायर किया तो वहां के लोगों को लॉ भी तो चाहिए, जस्टिस भी तो चाहिए, जुडिशरी भी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसी के बाद सेकंड एक्ट आया, इट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ये इसी के ऊपर अमेंडमेंट थी, इसी में कुछ और चेंजेस उसमें थे, ठीक है। ये दो एक्ट्स थे जो कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए थे। लेकिन इसके बाद जो असली कहानी शुरू हुई एक्ट की, वो चार्टर एक्ट से स्टार्ट हुई, ठीक है। तो इसमें 3 चार्टर एक्ट आए, 1813, 1833 एंड 1853, ठीक है। 1813 में इन्होंने क्या बोला कंपनी को, कि आप हर साल 1 लाख रुपया खर्चो इंग्लिश एजुकेशन के लिए, कंपनी को बोला क्या में, और साथ में क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटीज को अलाउ कर दो। क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटीज का मतलब क्या है, क्रिश्चियनिटी को भी प्रमोट करो साथ में। आप तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में ही पड़ गए, हमारा धर्म कौन लेके जाएगा पूरी दुनिया में, आपका बेस पूरा फैला हुआ इंडिया में, तो हमारा धर्म भी फैलाओ, ठीक है। फिर 1833 में इन्होंने क्या बोला कि अब अपने लॉज को कोडिफाई करो, आईपीसी, सीआरपीसी, ये सारे उस टाइम के आए हुए 1835 में। लॉर्ड मैकॉले था उस टाइम पे यहाँ पे, उसने सारी चीजों को कोडिफाई किया जो हमने आज चेंज किया ना, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय संहिता, ये अधिनियम जो भी जितने भी आए हैं ये सारे उस टाइम के आईपीसी सीआरपीसी लिखे गए। फिर इसमें एक और चीज आई कि जो इंडिया की जो मतलब प्रीवियस पास्ट के जितने भी टेक्स्ट हैं, लिटरेचर है, जैसे वेद हैं, जो संस्कृत टेक्स्ट है, आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाओ और इंडिया की हिस्ट्री को स्टडी करो धीरे धीरे करके। और एंड में जाके उन्होंने क्या किया, मोनोपोली खत्म कर दी कंपनी की। मोनोपोली इनको कब मिली थी, 1600 में एलिजाबेथ टू ने दी थी, ठीक है। तो इनके मोनोपोली को खत्म कर दिया कि अब बाकी कंपनीज भी आएंगे ब्रिटेन से ट्रेड करने के लिए, ठीक है। आपकी मोनोपोली रह जाएगी सिर्फ और सिर्फ एक ही में, टी में, सिर्फ चाय में आप ट्रेड करोगे, बाकी सारी कमोडिटीज में और भी कंपनीज आ जाएंगी ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो मतलब ऐसे धीरे धीरे करके इन्होंने कंपनी को एक्वायर करना स्टार्ट कर दिया चार्टर एक्ट्स के बाद। किस किस से ट्रेड करती थी, मतलब सबसे बड़ा ट्रेड होता था कॉटन का, यहां से रॉ मटेरियल कॉटन लेके जाते थे ये लंदन, वहां पे उसका कपड़ा बनाते थे और इंडिया में आके बेचते थे, ठीक है। इसके अलावा शुगर,
जूट, स्पाइसेस और इंडिगो। इंडिगो पता नहीं क्या होता है? नील, जो डाई इंडस्ट्री में यूज होता है, ठीक है, कपड़े की इंडस्ट्री में। तो ये कुछ मेजर कमोडिटीज थी, ठीक है। सबसे बड़ा व्यापार जो था वो कपड़े का था इनका। इसके बाद फिर उन्होंने इंडिया में मिल्स बनानी शुरू कर दी कि हम यहाँ से कॉटन लेके जाते हैं लंदन, वहां से कपड़ा बनाते हैं, ना खर्चा होता तो हम इंडिया में ही बना देते हैं, और मार्केट तो है इंडिया इतनी बड़ी। कोलोनियलिज्म यही होता है। कोलोनियलिज्म का मतलब क्या है कि आप कॉलोनीज बनाते हो रॉ मटेरियल के लिए और बाद में उसी को एज ए मार्केट यूज करते हो। हमसे सस्ते में कॉटन लेके गए और हमें महंगे प्राइस पे कपड़ा बेच दिया, ठीक है। तो इंडिया से ड्रेन ऑफ वेल्थ किया इन्होंने, इंडिया से पैसा निकाला सारा, हम लोगों की पॉकेट से पैसा निकाला, ऐसे एक्सप्लॉयटेशन किया, ठीक है। और फाइनली 1853 चार्टर एक्ट के बाद 1857 में एक इवेंट होता है। क्या होता है 1857 में? एक रिवोल्ट ऑफ 1857 होता है। अब ये रिवोल्ट क्राउन के खिलाफ होता है, सॉरी कंपनी के खिलाफ होता है, कंपनी की आर्मी के खिलाफ होता है। ये रिवोल्ट तो जीत जाती है कंपनी, लेकिन ये रिवोल्ट इज लाइक आई ओपनर टू द ब्रिटिश क्राउन। और ब्रिटिश क्राउन क्या बोलता है इसके बाद कि इंडिया की जितनी भी टेरिटरीज हैं वो सारी क्राउन जो है वो टेक ओवर कर लेगा। तो 1857 में कंपनी रूल खत्म हो जाता है और उसकी जगह पे क्राउन रूल आ जाता है। और इसके लिए एक स्पेशल एक्ट आता है, पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये अगला एक्ट आएगा। नहीं नहीं नहीं, 57 के रिवोल्ट के बाद, ठीक है। 56 कहां पढ़ा आपने? कौन सी बुक में? तो ठीक है, 57 में रिवोल्ट हुआ, उसके बाद 58 में यहाँ पे क्राउन रूल स्टार्ट हुआ। अब चलो देखना एक बार, मुझे भी दिखा, ठीक है। फिर इसके बाद आपके काउंसिल एक्ट आएंगे जिसमें इंडियन काउंसिल बनेंगे, और मतलब धीरे धीरे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ हम बढ़ते जाएंगे विद एक्ट्स। यहां तक क्या था, कैसे कंपनी जो है, क्राउन जो है वो कंपनी को कंट्रोल कर रहा है थ्रू एक्ट्स। फिर इसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट आएगा 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1891, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का 80% सोर्स है वो इस एक्ट से लिया हमने, 1935 के एक्ट से। और लास्ट में आएगा इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा। ये पूरी हिस्ट्री है कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे आगे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलो आगे कल करते हैं। कोई डाउट? हाँ जी, ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स है, कोई डाउट?